हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके ऐसे 25 बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे हम बात करें जीपैट की, या फिर हम बात करें फार्मासिस्ट की, या फिर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की, या फिर हम बात करें नाइपर की, या और भी कोई अन्य एग्जाम्स, इन सभी के लिए आपके लिए ये बेस्ट 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और यहां पर आपको हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ गूगल पे विजिट कीजिए pharmacyindia.co.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स एटसेट्रा सब आपको यहां पर प्राप्त होगा। यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ जो हमारे और दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के साथ। साथ ही साथ अगर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। और अगर आप जॉब रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो आप फार्मेसी इंडिया जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे तीनों प्लेटफॉर्म से जहां से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल एजेंट्स इज नोन एज। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो सीधा सीधा डील करती है कि जहां पर हम अपने फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, या फिर मैं इन शॉर्ट कहूंगा जो ड्रग्स हैं, उनकी हम जो है बेसिकली डिजाइन या फिर हम सिंथेसिस कर रहे हैं, उसको आप मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सही आंसर है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम डायरेक्टली फोकस करते हैं कि कोई भी अगर हमें ड्रग सब्सटेंस बनाना है या कोई भी हमारी फॉर्मुलेशन है, तो उसका डिजाइन कैसा होगा, उसका सिंथेसिस क्या करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है उन पर्टिकुलर एजेंट्स का, सब। और साथ ही साथ यहां पर हम फार्माकोलॉजी, सीधी सीधी बात है, जो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल बायोलॉजी की, उन सबको भी हम डिस्कवर करते हैं। और जो हमारे थेराप्यूटिक कंपाउंड्स होने चाहिए वो भी सब हम इसके जरिए जो है डील कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज क्रिटिकल इन द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद रिसेप्टर। अब किस प्रकार का एक बॉन्ड होता है जो कि बहुत क्रिटिकल है, जो कि आगे जाकर रिसेप्टर्स के साथ जो ड्रग्स हमारी बाइंड करेंगी उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बॉन्ड्स ऐसे हैं, चाहे कोवेलेंट हो, आयनिक हो, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जो कि आगे जाके ड्रग्स को रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कोवेलेंट, आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ हमारा वेंडर वॉल फोर्सेस भी इंटरेक्ट करता है। ये बॉन्ड्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी एक इंटरेक्शन होगा उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारी स्पेसिफिसिटी जो है प्रॉपर रहे, उसमें मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, which is the most commonly used technique to determine the purity of organic pharmaceutical compounds। अब बेसिकली यहां पर यह आता है कि सबसे सामान्य तौर पर हम ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी भी एक ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की प्योरिटी का पता चल सके। तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एचपीएलसी है यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एचपीएलसी।
ठीक है। अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिटी को डिफाइन करने में, उसका पता लगाने में, ठीक है, कि कितनी सेंसिटिविटी रहनी है, क्या प्रिसाइज वैल्यू उसका रहना है। और ये आपको जो है बेसिकली जो भी हमारे एक मिक्सचर्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्वांटिफाई करने में, यानी कि क्या उनकी क्वांटिटी है, और उनको सेपरेट करने में भी मदद करती है। इतनी क्षमता इस एचपीएलसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स इज। अब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी जिम्मेदारी है कि जो एक सल्फोनामाइड ड्रग्स के साथ एक्टिविटी कर सके, उसमें अपना भाग ले सके, तो वो अमाइड है, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनामाइड है, या सल्फाइड है। और हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फोनामाइड। ठीक है, क्या है? सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स यानी कि SO2NH2 ये एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप होता है जो कि बहुत जरूरी है एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज के लिए, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के ड्रग्स के लिए, क्योंकि ये मिमिक करता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको आप पावा कहते हैं। किस लिए? कि भैया ये आगे जाके जो बैक्टीरियल फॉलेट सिंथेसिस होता है उसकी एक्टिविटी को रोकता है, यानी कि इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब इनमें से कौन सा फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, या ग्लूकोरिनेडेशन है। और हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लूकोरिनेडेशन। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर फेज 2 की बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहां पर होता है। ठीक है, ग्लूकोरिनेडेशन जो है एक फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जहां पर जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ आगे जाकर के कॉन्जुगेट होंगी, जिससे कि वाटर सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ सके, एक्सक्रीशन अच्छे से हो सके। फेज 1 रिएक्शंस के अंदर आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, और हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन ग्लूकोरोनिडेशन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे असर्शन और रीजन की। असर्शन ए कहता है जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी हमारे स्टमक में, और रीजन यानी कि आर कहता है वीक एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो अनायनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे स्टमक के अंदर। तो ऑप्शंस कहते हैं कि ए और आर दोनों ट्रू है, सही है, लेकिन आर पूरा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। या फिर ए ट्रू है आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों ठीक है, और आर यानी कि जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो अनायनाइज्ड फॉर्म में रहेंगी एसिडिक मीडियम में जो स्टमक का होता है। ये रीजन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए जो है बिल्कुल ठीक है असर्शन ए के लिए, जहां पर असर्शन कह रहा है कि वीक एसिडिक ड्रग्स हमारी अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक के अंदर। वीक एसिडिक ड्रग्स हैं जैसे एस्पिरिन है, वो अनायोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा स्टमक के एसिडिक पीएच में, जिससे कि आपका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके और पैसिव डिफ्यूजन के जरिए अच्छा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कहता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर पास कर सकते हैं, ये असर्शन ए कह रहा है। लेकिन अगर रीजन आर की बात करें, ये वो कंपाउंड्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। तो ऑप्शंस कहते हैं कि ए एंड आर दोनों सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए ठीक है और आर गलत है, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। और हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि ए गलत है और आर सही है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये हमारा जो है बेसिकली लास्ट ऑप्शन कह रहा है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे आयोनाइज्ड होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिससे कि इनको जो है बेसिकली क्या मदद मिलती है कि ये इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है बेसिकली क्रॉस कर सके, यानी कि उसको पार कर जाए। ठीक है, जिससे कि इनको फेवर मिलता है लिपिड सॉल्युबल में, लेकिन ये नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप अपनी किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आप अपनी तैयारी के लिए मैं आपको वेरियस अपने बुक्स जो है रिकमेंड करता हूं। ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन ड्रग इंस्पेक्टर है, फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 7 मॉड्यूल्स आते हैं फार्मासिस्ट के लिए। इवन प्रीवियस ईयर बुक है हमारे मिशन फार्मासिस्ट। और जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट बूस्टर है, जीपैट पंच है। आप इन सभी को ऑर्डर कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म से, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर, और हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। इवन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर आपको ये कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, असर्शन ए कह रहा है कि एस्टर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू एनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब जो एस्टर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और रीजन जो है यानी कि आर, जो एस्टर प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी वो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती हैं और एक जो पेरेंट ड्रग होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ठीक करते हैं। तो ऑप्शंस कहते हैं कि ए एंड आर दोनों ठीक है और आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए एंड आर दोनों ठीक है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है और आर ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। एंड द राइट आंसर इज कि ए एंड आर दोनों ठीक है लेकिन आर जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, उसका रीजन बताता हूं। एस्टर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी हमारी और अच्छी हो सके, वो और बढ़ सके और एक एब्जॉर्प्शन भी ठीक से वहां पर हो सके, लेकिन वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। जो हाइड्रोलिसिस होगा एस्टर ग्रुप का वो एक्टिव ड्रग्स को जो है रिलीज कर देता है, इसीलिए आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। नेक्स्ट एसर्शन ए कहता है कि जो आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो हमारी बहुत जल्दी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती हैं नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स के कंपैरिजन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी कि जीआईटी में। और रीजन आर कह रहा है कि जो आयनाइज्ड ड्रग्स हैं उनमें हायर एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है। तो अब ये कहना है ऑप्शंस का कि दोनों ए एंड आर ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, या फिर ए एंड आर हमारे दोनों तो ठीक है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए ठीक है और आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर ठीक है। और सही आंसर है हमारा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आयनाइज्ड ड्रग्स हमारी जो एब्जॉर्ब हो रही हैं एफिशिएंटली एज कंपेयर टू नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स, जीआईटी ट्रैक्ट में ये गलत है, लेकिन आयनाइज्ड ड्रग्स में एक्वस सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है, काफी हायर होती है, वो बिल्कुल ठीक है। अब देखो नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही एफिशिएंटली क्योंकि जो आपका लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, उसकी वजह से। लेकिन पैसिवली डिफ्यूजन भी यहां पर हो रहा है जब वो लिपिड बायलेयर में जाएंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस। अब जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि भैया जो फॉर्मुलेशंस की स्टेबिलिटी है वो बढ़ सके। और नेक्स्ट आ रहा है आर कि भैया जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो मेटल आयंस के साथ बाइंड हो रहे हैं और आगे जाकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के साथ भी कैटलाइज हो सकते हैं। तो ऑप्शंस कहते हैं कि बोथ ए एंड आर दोनों ठीक है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। और नेक्स्ट आ रहा है कि बोथ ए एंड आर दोनों ठीक है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। और नेक्स्ट आ रहा है कि ए ठीक है और आर गलत है। और नेक्स्ट उससे अगला ऑप्शन कहता है कि ए गलत है और आर ठीक है। और सही आंसर है कि दोनों तो ठीक है, असर्शन ए और रीजन आर दोनों ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। सीधी सी बात है। चिलेटिंग एजेंट जैसे इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ईडीटीए है, वो स्टेबलाइज करेगा फॉर्मुलेशंस को, कैसे, आगे जाके मेटल आयंस के साथ वो बाइंड कर जाएगा, उनके साथ जुड़ जाएगा, जैसे फेरस आयरन है और हमारा कॉपर है। अदरवाइज क्या होगा कि वो आगे जाके ऑक्सीडेशन को तो प्रमोट करेगा और प्रोडक्ट को डिग्रेड करेगा, यानी कि उसका डिग्रेडेशन करेगा। ये यहां पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है मैच द फॉलोइंग ड्रग्स विद देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। अब आपको मैचिंग करनी है ड्रग्स की उनकी क्लासेस के साथ। ड्रग्स कौन कौन सी है? आइबुप्रोफेन, रैनिटिडिन, लोराटिडिन और ओमेप्राजोल। क्लासेस कौन कौन सी हैं? H1 एंटागोनिस्ट, नॉन एस्टेरॉयडल ड्रग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 एंटागोनिस्ट। ऑप्शंस कहते हैं A1 B2 C3 D4, A4 B3 C2 D1,
नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि A3B4C1D2 या फिर A2B4C1D3, और सही आंसर है हमारा A2, यानी कि आइबुप्रोफेन जो है हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। रेनाटिडीन हमारा H2 एंटागोनिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। लोराटिडीन हमारा H1 एंटागोनिस्ट है, और ओमेप्राजोल हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक्स विद देयर एप्लीकेशंस। अब एनालिटिकल टेक्निक्स को हमें जो है मैच करना है उनकी एप्लीकेशंस के साथ कि उनका यूज क्या क्या है। तो जो टेक्निक्स है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन है। एप्लीकेशंस कहती हैं कि स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ एपीआईज, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशंस। और ऑप्शंस कहते हैं A2B3C1D4, या फिर A4B1C2D4, या फिर A1B2C3D4, या फिर A3B2C4D1, और सही आंसर है हमारा A2B3C1D4। भाई सीधी सी बात है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारा प्राथमिकता के तौर पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मदद कर रही है फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मदद कर रही है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए। और जो एक्सआरडी जो है हमारा ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मटेरियल्स के, उनके डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट विद देयर डिस्क्रिप्शंस। अब हमें फेजेस, जो ड्रग फेजेस होते हैं जब डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें उनको डिस्क्रिप्शंस के साथ हमें मैच करना है। फेजेस है प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। डिस्क्रिप्शंस कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं एफिकेसी और सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रायल्स। नेक्स्ट है एनिमल स्टडीज जो होती हैं सेफ्टी के लिए। और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल ह्यूमन ट्रायल्स फॉर सेफ्टी। ऑप्शंस कहते हैं A1B4C2D3, या फिर A3B4C1D2, या फिर A4B1C3D2, या फिर A1B2C3D4। और नेक्स्ट जो हमारा सही आंसर है वो है A3B4C1D2। ठीक है, A3B4C1D2, सीधी सी बात है। प्री क्लिनिकल स्टडीज जो होती है इनमें हमारी एनिमल टेस्टिंग होती है टॉक्सिसिटी और सेफ्टी के लिए। जो फेज 1 है वो सीधा सीधा स्मॉल ग्रुप में जो हम हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं अपने, उसमें सेफ्टी की स्टडी कराएगा। फेज 2 में हमारा एफिकेसी और सेफ्टी देखा जाता है पेशेंट्स में। और फेज 3 में हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर लार्ज पॉपुलेशन पे यूज किया जाता है ड्रग की टेस्टिंग। ठीक है, वो यहां पर होता है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल सॉल्ट्स विद देयर थेराप्यूटिक यूजेस। अब फार्मास्यूटिकल सॉल्ट्स को उनके यूजेस के साथ मैच करना है। अब फार्मास्यूटिकल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैप्टोप्रिल। यूजेस कहते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटासिड है, इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर है, या लैक्सेटिव है। अब ऑप्शंस कहते हैं A4B2C3D1, या फिर A2B1C4D3, या फिर A1B2C3D4, या फिर A4B3C2D1। और सही आंसर है हमारा कि A4B2C3D1। सीधी सी बात है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में आराम दिलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि एंटासिड के तौर पे यूज हो रहा है। पोटेशियम क्लोराइड हमारा हाइपोकैलेमिया को ठीक करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेनिशर है। और अगर मैं कैप्टोप्रिल की बात करूं तो ये हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे यूज हो रहा है, हाइपरटेंशन जब बीपी बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद देयर एग्जांपल्स इन ड्रग डिजाइन। अब जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जितने भी प्रकार के होते हैं, उनको ड्रग डिजाइन के एग्जांपल्स के साथ मैच करना है। रिएक्शंस हैं हमारे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन। एग्जांपल्स हैं एस्पिरिन टू सैलिसिलिक एसिड, पैरासिटामोल मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोबेंजीन टू एनालीन और एस्टर फॉर्मेशंस। और ऑप्शंस कह रहे हैं A3B4C2D1, या फिर A2B1C3D4, या फिर A1B2C3D4, और या फिर A4B1C3D2। ये हमारे जो है ऑप्शंस यहां पर
आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, सीधी सी बात है, A3B4C2D1 ये हमारा करेक्ट बनता है। भाई देखो, हाइड्रोलिसिस के अंदर ब्रेकडाउन होता है एस्टर्स का, जैसे एस्पिरिन का सैलिसिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में, किसके? पैरासिटामोल के। कैसे? साइटोक्रोम P450 सिस्टम के तरीके से। और रिडक्शन एक एग्जेम्पलीफाइड है हमारा, जहां पर हमारा नाइट्रोबेंजीन का एनालीन में कन्वर्जन होता है। और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहां पर वाटर का रिमूवल हो रहा है, किसमें? जैसे कि एस्टर फॉर्मेशन में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Which of the following is a pharmacologically active stereoisomer? अब इनमें से फार्माकोलॉजिकली कौन सा एक्टिव स्टीरियोआइसोमर है? S पॉजिटिव आइबुप्रोफेन, R नेगेटिव आइबुप्रोफेन, बोथ SNR, या फिर नन ऑफ दी अबव। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S पॉजिटिव जो आइबुप्रोफेन है। देखो, एस पॉजिटिव जो आइसोमर है आइबुप्रोफेन का, इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। कैसे? साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जबकि जो आर नेगेटिव आइसोमर होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकते हैं एस पॉजिटिव में। कैसे? वीवो स्टडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस इन बैक्टीरिया। अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि डाइहाइड्रोटेरेट को सिंथेस को बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट कर सकती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सल्फामेथॉक्साजोल है, आइसोनियाजिड है, या रिफैम्पिन है? और सही आंसर है सल्फामेथॉक्साजोल। सल्फामेथॉक्साजोल एक सल्फोनामाइड होता है, सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है, जो कि आगे जाकर के डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को इनहिबिट कर सकता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी को रोक सकता है, जो कि एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरियल फॉलेट सिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये क्या काम करेगा? जो प्यूरिन्स की प्रोडक्शन होती है या पायरामिडीन्स की, उनको डिस्टर्ब करता है, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू मेजर पार्टीशन कोएफिशिएंट? ऐसा कौन सा मेथड है जो पार्टीशन कोएफिशिएंट को मेजर करेगा? शेक फ्लास्क मेथड है, HPLC मेथड है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? और सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करके आप पार्टीशन कोएफिशिएंट का पता लगा सकते हैं। शेक फ्लास्क मेथड जो है क्लासिकल अप्रोच होती है। HPLC बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से ऑल्टरनेटिव प्रिसाइज फॉर्म देता है, जबकि जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस में जाके पार्टीशन कोएफिशिएंट को मेजर कर सकता है। विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन रेनिटिडीन? रेनिटिडीन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? पायरोल है, फ्यूरान है, थायाजोल है, या इमिडाजोल है? और सही आंसर है हमारा थायाजोल। ठीक है, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमारी मौजूद है रेनिटिडीन में, उसमें कौन सी रिंग है? वो थायाजोल है। रेनिटिडीन के अंदर थायाजोल रिंग होती है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ये कंट्रीब्यूट करेगी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को। कैसे? जो हिस्टामिन मीडिएटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है, उसी की एक्टिविटी को क्या करती है? ये इनहिबिट करेगी, यानी कि उसी की एक्टिविटी को रोक देगी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर? अब हमारा इसमें से ऐसा कौन सी कैटेगरी का ड्रग है जो इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के लिए कार्य करता है? फाइसोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, मेलाथायोन है, या एड्रोफोनियम है? और सही आंसर है हमारा मेलाथायोन। क्या है? मेलाथायोन। भाई सीधी सी बात है, मेलाथायोन हमारा एक ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को। कैसे? उसकी एक्टिव साइट पे जाकर के फॉस्फाइरिलेटिंग का काम करेगा, जिससे क्या होगा? जहां पर एसिटाइल कोलिन हमारा इकट्ठा हो जाता है, वो और तेजी से इकट्ठा होने लगेगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लगेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग? अब हमारा प्रोड्रग कौन है? एसिटामिनोफेन है, इनैलाप्रिल है, एटिनोलॉल है, लोसार्टन है। भाई देख के पता चल रहा है इनैलाप्रिल हमारा इनके अंतर्गत
प्रोड्रग माना जाता है। इनैलाप्रिन एक प्रोड्रग है जो कि आगे जाकर के अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है इनैलाप्रिलेट में। कैसे? हाइड्रोलिसिस के जरिए। अब इनैलाप्रिलेट जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। द टर्म सॉफ्ट ड्रग रेफर्स टू, सॉफ्ट ड्रग का मतलब क्या होता है? एक ड्रग जो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, एक ड्रग जो डिजाइन की गई है कि वो आगे जाके प्रेडिक्टेबल मेटाबॉलिज्म में जा सकती है, या एक ड्रग जिसमें पुअर बायो अवेलेबिलिटी है, या फिर एक ड्रग जिसके अंदर कम से कम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। और सही आंसर है कि एक ड्रग को डिजाइन किया गया है जो प्रेडिक्टेबल मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जा सके। सॉफ्ट ड्रग हमारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनको बनाया गया है कि ये जो है बेसिकली मेटाबोलाइज कर सकती हैं, किसमें? एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। कैसे भैया? जब उनको एक प्रॉपर थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल जाएगा और कम से कम सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगी, तो भैया काम तो अपना कर दिया ना, जो आइडियल हमारी अप्रोच थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोआइसोटेरिज्म इज ट्रू? बायोआइसोटेरिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्लेस कर देंगे किनसे? जो अलग डिफरेंट साइज के या पोलैरिटी के होंगे, या फिर इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, या फिर ये रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी को ऑल्टर नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ये प्रोड्रग डिजाइन में। और सही आंसर है हमारा कि इन्हें इस्तेमाल किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स को सुधारने के लिए और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। भाई बायोआइसोटेरिज्म की बात करें, फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्लेस किया जा रहा है किनसे? उन्हीं के साथ जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जो हमें एक ड्रग प्रॉपर्टीज एक एक्चुअल में चाहिए, जैसे एफिकेसी है, सेलेक्टिविटी है, फार्माकोकाइनेटिक होती है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी कम हो उनकी वजह से। ठीक है, ऐसी अप्रोच होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक एंड की मॉडल इज एसोसिएटेड विद, अब जो लॉक एंड की मॉडल है वो किससे संबंधित है? ड्रग मेटाबॉलिज्म से, ड्रग एब्जॉर्प्शन से, प्रोटीन डीनेचुरेशन से, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन से। और सही आंसर है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इनसे संबंधित होता है। लॉक एंड की मॉडल जो है आपको एंजाइम स्पेसिफिसिटी अच्छे से समझा देगा, जहां पर एंजाइम लॉक का काम करता है और सबस्ट्रेट एक की का काम करता है, ये एक साथ फिट हो जाते हैं, जो कि आगे जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स देंगे और आपको एक स्पेसिफिक बाइंडिंग की एंश्योरिटी यानी कि उसको भी सुनिश्चित कर देंगे। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ड्रग? अब एम्फोटेरिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन या फिर मॉर्फिन? और सही आंसर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा एक एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसके अंदर एसिडिक यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है और बेसिक यानी कि अमीनो ग्रुप मौजूद होते हैं। ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जिससे कि आगे जाकर के ये कई तरीके की सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड होती है पीएच के ऊपर, उनको एग्जिबिट कर सकता है। ठीक है, ये थे हमारे बेस्ट 25 क्वेश्चंस जो कि इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो काफी मददगार हो सकते हैं। और आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।